MPPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ में 2025 का ये पेपर है और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो हम प्रश्न क्रमांक 38 पर है, उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई थी और इसका उद्देश्य है स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना। क्या है? स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना। प्रश्न क्रमांक 39 है, 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है बजट, उससे हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये उसी का करंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर है 18.0%। तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना बजट दिया गया था, तो 18.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट वही आर्थिक सर्वेक्षण में ही मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी थी। तो इसका आंसर है टमाटर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी टमाटर थी। अब है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड परियोजना का सार संग्रह क्या कहा जाता है। जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड परियोजना का सार संग्रह क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है सारांश। डिजिलॉकर में तो हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें डिजिटली फॉर्म में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है मार्क जुकरबर्ग। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी। कब की थी? 2004 में की थी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग ने, और 2004 में की थी। बाकी ऑप्शन हम देखें तो एलॉन मस्क ने स्पेस एक्स के सीईओ है और उन्होंने एक्स जो पहले से ट्विटर कहते थे इसका नाम चेंज कर दिया, उसके भी संस्थापक हैं। और बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे और जैक डॉर्सी जो थे ये भी ट्विटर के सह संस्थापक थे। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी। तो मार्क जुकरबर्ग ने की थी। कब की थी? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्टनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का सही क्रम क्या है। तो इन 4 चरणों का सही क्रम है, सबसे पहले हम सूचना लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, फिर उसकी बातचीत, फिर उसका लेन देन और फिर परिवर्तन। तो फर्स्ट ऑप्शन है सूचना, फिर बातचीत, फिर लेन देन और फिर परिवर्तन। 44 नंबर का प्रश्न है, 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं हैं। तो इसमें सुश्री वैजंतीमाला बाली ये भी है, चिरंजीवी भी है, श्री एम वेंकैया नायडू भी है। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है ए आर रहमान, उनको पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है 2024 का। 2024 में कुल पाँच व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, जिसमें से 3 तो दिए हुए हैं और बाकी जो 2 हैं वो हैं बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, और एक है पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, तो कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला था? टोटल 5 लोगों को, जिसमें 3 के ऑप्शन है और 4th है विंदेश्वर पाठक जिनको मरणोपरांत मिला था, और 5th है पद्मा सुब्रमण्यम। और ये प्रश्न का आंसर है जिसको नहीं मिला था, तो ए आर रहमान को नहीं मिला था। 45 प्रश्न पे चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटों का आरक्षण, इस आर्टिकल 339 ऑप्शन है ए। तो ऑप्शन ए 339 जो है वो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन
पर जो केंद्र का नियंत्रण रहेगा ना उससे रिलेटेड है। क्या है? एससी और एसटी के जो क्षेत्र है उसमें प्रशासन के नियंत्रण से रिलेटेड है। और आर्टिकल 332 हमारा आंसर है। आर्टिकल 332 में बी ऑप्शन है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों का आरक्षण, ये 332। और ऑप्शन आगे है 334, उसमें संसद और राज्य विधानसभा में सीटों की जो आरक्षण की अवधि है ना कि कितने टाइम तक आरक्षण दिया जाएगा उससे रिलेटेड है। और ऑप्शन डी अनुच्छेद 243D, ये एससी और एसटी भी सेम, अनुसूचित जाति और जनजाति या महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण से रिलेटेड है। यहाँ 243D में महिलाओं के लिए भी अलग से आरक्षण दिए हैं पंचायत में। तो हमारा क्वेश्चन जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान, इसका आंसर बी है, आर्टिकल 332। प्रश्न क्रमांक हमारा 46 है। FPGA एक एकीकृत सर्किट है जिनका AI को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। FPGA का फुल फॉर्म क्या है? तो FPGA का फुल फॉर्म है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। क्या है? फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। अब प्रश्न क्रमांक 47 है। जनजातियों पर लिखी पुस्तकों की सूची को उनके लेखकों की सूची के अनुसार मिलाना है। तो हमारे फर्स्ट है द ट्राइब्स एंड कॉस्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है RV रसेल और RV हीरालाल। तो फर्स्ट का थर्ड कहाँ दिया है? फर्स्ट का थर्ड डायरेक्ट हमारा पहले ही ऑप्शन में दिया है, तो यही ऑप्शन होगा। बाकी हम और देख लेते हैं। ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश अ प्लानिंग पर्सपेक्टिव, तो इसका ऑप्शन है फोर्थ, अजीत रायजादा ने लिखी है। द भील्स अ स्टडी, TB नायक ने लिखी है। और द बेगा वेरियन एल्विन ने लिखी है। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट। प्रश्न क्रमांक 48, किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो किसी भी प्रकार की त्रुटि, कनेक्शन विफलता या डेटा की हानि आदि से उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को रेजिलेंस, लचीलापन कहा जाता है। ये तो डायरेक्ट ही आंसर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 49, कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो राजशेखर द्वारा काव्य मीमांसा भी लिखी गई है, कर्पूर मंजरी भी लिखी गई है और विद्वशाल भंजिका भी लिखी गई। तो इसका ऑप्शन होगा कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो प्रबंध चिंतामणि, ऑप्शन नंबर सी। राजशेखर द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो प्रबंध चिंतामणि नहीं लिखी। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी है? तो मेरुतुंग ने लिखी है। मेरुतुंग ने लिखी। ऑप्शन नंबर सी है, राजशेखर द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि के लेखक है मेरुतुंग। MS-DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार की यूज़र इंटरफेस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS-DOS एक कमांड आधारित इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी डिटेल में हम जब एक कंप्यूटर वाला वीडियो लाएंगे तो उसमें समझा देंगे। MS-DOS एक कमांड आधारित इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इसमें हमें इनके सीमेंट उद्योग बताना है। तो सबसे पहले हमें जो जो पता है वो कर लेते हैं। बानमोर मुरैना, मतलब 4 का थर्ड हमें 2 ऑप्शन में दिख रहा है, A और B में। ठीक है, सतना का मैहर और
भिंड का मालनपुर। अब लास्ट बचा दमोह का नरसिंहगढ़। तो इसका आंसर होगा दमोह का नरसिंहगढ़। तो फर्स्ट का सेकंड डायरेक्ट किस में दिए? ए ऑप्शन में। दमोह का नरसिंहगढ़, भिंड का मालनपुर, सतना का मैहर और मुरैना का बानमौर। आगे प्रश्न क्रमांक 52, सिंगरौली जिले के महान एल्यूमीनियम प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दी गई कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिंगरौली जिले, ऑप्शन फर्स्ट है, सिंगरौली जिले के बरगवा के निकट महान एल्यूमीनियम प्लांट अवस्थित है, ये भी सही है। इसका उत्पादन 2013 से प्रारंभ है, ये भी सही है। इसके कुल उत्पादन का 80% निर्यात किया जाता है, यहाँ पे यही गलत है, 80% नहीं 60% निर्यात किया जाता है। कितना? 60% निर्यात किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, स्मेल्टिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीक का उपयोग किया गया, ये भी सही है। तो हमारे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड गलत है क्योंकि 60% का निर्यात किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन होगा जिसमें 1 to 4 हो, सी। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। प्रश्न क्रमांक 53, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अंतर्गत आते हैं? तो 3 आते हैं हमारे यहाँ, सहारिया, बेगा और भारिया, लेकिन जो असुर है वो नहीं आते हैं। 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, जिसमें है बेगा, भारिया और सहारिया। असुर जो है वो नहीं आती है, तो इसका आंसर होगा डी, असुर। प्रश्न क्रमांक 54 है, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? तो इसका आंसर हमें पता है, भारिया। पातालकोट में भारिया निवास करती है। प्रश्न क्रमांक 54 का आंसर है बी, भारिया। पी.आर. श्रीजेश को अपने करियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? प्रश्न क्रमांक 55 में पी.आर. श्रीजेश को अपने करियर में निम्नलिखित कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? आप लोग कमेंट में बताना पी.आर. श्रीजेश जो है वो कौन से खेल से संबंधित है। अब पी.आर. श्रीजेश को अर्जुन पुरस्कार भी मिला है 2015 में। पी.आर. श्रीजेश को अर्जुन पुरस्कार 2015 में मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में मिला है। पद्म भूषण पुरस्कार 2025 में मिला है। तो बचा बस द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो पी.आर. श्रीजेश को अपने करियर में सिर्फ द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि कौन से खेल से संबंधित हैं। प्रश्न क्रमांक 56, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसका आंसर है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था, जिसमें आर्टिकल 21A मौलिक अधिकारों में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 21A, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। और आर्टिकल 51A के जो मूल कर्तव्य है, इसमें भी ये एक नया जोड़ा गया कि माता पिता और अभिभावकों का मूल कर्तव्य होगा कि 6 से 14 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा सुनिश्चित करें। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 2 आर्टिकल जोड़े गए। पहला है आर्टिकल 21A, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार में, और मूल कर्तव्य में 51A के, जिसमें माता पिता और अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करें। अब आ जाओ नदी से रिलेटेड प्रश्न हमेशा ही MPPSC पूछती है। यहाँ पे इनके उद्गम या फिर स्थान पूछे हुए।
मेनली स्थान पूछा है। तो बेतवा नदी का स्थान पूछा है कि वहाँ कौन सा नगर उस नदी के किनारे स्थित है। तो बेतवा नदी के किनारे है ओरछा, ताप्ती नदी के किनारे है मुल्ताई, शिप्रा है नदी के किनारे है उज्जैन और बैनगंगा के किनारे है बालाघाट। तो ये पूछा गया है कि इन नदियों के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। तो हमारा हो गया बेतवा, हाँ बेतवा नदी के किनारे ओरछा बसा है। तो फर्स्ट का फोर दो ऑप्शन में बी और डी। फिर आगे ताप्ती मुल्ताई तो थर्ड। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 58, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है, सही है। शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है, यही गलत है, क्योंकि शीतकाल में जो वायु की गति होती है वो कम होती है। शीतकाल में वायु की गति कम होती है क्योंकि गर्मी और बारिश में वायु की जो गति है, स्पीड होती है, वो ज़्यादा होती है। तो हमारा सेकंड ये ऑप्शन गलत है। बाकी हम और चेक करते हैं। प्रदेश में मानसूनी वर्षा के वितरण में समुद्र से दूरी का भी प्रभाव पड़ता है, ये सही है। पचमढ़ी में ग्रीष्मकाल में तापमान समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित है, ये भी सही है। मतलब 1, 3 और 4 सही है, सेकंड गलत है। तो हमारा ऑप्शन है सी। प्रश्न क्रमांक 59, खनिज और उसके प्रमुख क्षेत्र बताने हैं। तांबा है, बेहर कहाँ पे है? बालाघाट में। हीरा हिनोता पन्ना में है। स्लेट मंदसौर, बॉक्साइट शहडोल। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। तांबा का बेहर पठार बालाघाट में, तो फर्स्ट का थर्ड कहाँ पे दिया है? बी में दिया है, ये तो डायरेक्ट ही है। एक जिला एक उत्पाद से प्रश्न आने की संभावना इस बार भी है। तो एक जिला एक उत्पाद के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है? तो छतरपुर का प्रमुख उत्पाद है लकड़ी के फर्नीचर। बाकी आप पूरी लिस्ट ही याद कर लेना क्योंकि इससे प्रश्न आते ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे हम। आलाखंड के लेखक कौन है? ऑप्शन है चंदर बरदाई, राजशेखर, परमार्दी देव और जगनीक। तो इसका आंसर है आलाखंड के लेखक है जगनीक। हाँ, आलाखंड किसने लिखी है? जगनीक ने लिखी है। चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। और राजशेखर के तो प्रश्न हमने ऊपर ही पढ़े, 3 बुक लिखी थी, काव्य मीमांसा। ठीक है, तो आलाखंड के लेखक है जगनीक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशवदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें से है राम रसायन, केशवदास द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी रामचंद्रिका, कविप्रिया, रत्नबावनी, ये तीनों बुक केशवदास द्वारा लिखी गई है। मध्य प्रदेश में मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो मतंगेश्वर मंदिर है ये छतरपुर खजुराहो में स्थित है, क्योंकि खजुराहो छतरपुर में याद है। तो मध्य प्रदेश का मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो में स्थित है और ये भगवान शिव से संबंधित है। और यहाँ पे 8.5 फीट ऊंची शिवलिंग है। चंदेल शासकों के टाइम पे इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो मध्य प्रदेश में मतंगेश्वर मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है? तो इसका आंसर है बी, साइट्रेरियस। नहीं, सॉरी, इसका आंसर है स्टेपिडियस। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस, ये हमारे मध्य कान में रहती है। 1 mm लगभग इसकी, ये मानव शरीर की सबसे छोटी मध्य कान में रहती है। और जो बाइसेप है यह ऊपरी भुजा की मांसपेशी है। और जो सार्टोरियस है ये सबसे लंबी मांसपेशी है, जहाँ मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है और सार्टोरियस
सबसे लंबी मांसपेशी है जो जांघ में रहती है, और ट्राइसेप जो है वो भी ऊपरी भुजा के पीछे मांसपेशी रहती है। तो सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है, और सबसे लंबी मांसपेशी अगर बोले तो सार्टोरियस है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसूखा लोक नाट्य प्रचलित है? मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में है ये प्रसिद्ध। कहाँ प्रसिद्ध है? बघेलखंड क्षेत्र में। आप ऐसे और लोक नाट्य, लोकगीत ये सब पढ़ना। सत्कार्यवाद किस दर्शन का प्रमुख आधार है? सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख आधार है। प्रश्न क्रमांक 67, किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? तो इसका आंसर है गृहस्थ आश्रम में। तो पंच महायज्ञों का अनुष्ठान गृहस्थ आश्रम में रहते हुए करना पड़ता है। और ये पंच महायज्ञ कौन से हैं? देव महायज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, और है भूत यज्ञ, और है मानुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। 5 यज्ञ कौन कौन से हो गए? देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मानुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। तो पंच महायज्ञों का अनुष्ठान गृहस्थ आश्रम में रहते हुए करना होता है। प्रश्न क्रमांक 68 है, तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? तो एकमात्र महिला साध्वी जो थी वो प्रश्न क्रमांक डी है, अंडाल थी। और अलवार संत हमें पता है कि 12 अलवर संत थे, और ये वैष्णव परंपरा से संबंधित थे, जिसमें एकमात्र महिला अंडाल थी। प्रश्न क्रमांक 69, वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय, दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, क्योंकि क्षेत्रफल में प्रथम है राजस्थान और दाल में प्रथम मध्य प्रदेश और क्षेत्रफल में द्वितीय भी मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 70 प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ। जो गौपद है वो अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचविश और जैमिनी सामवेद से संबंधित है। ऐत्रेय और कौशितकी ऋग्वेद से संबंधित है। तो जो 4 वेद हैं उसमें ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्रेय और कौशितकी, सामवेद से संबंधित है पंचविश और जैमिनी, और गौपद जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। और जो हमारा प्रश्न पूछा यजुर्वेद से संबंधित, तो यजुर्वेद से संबंधित है तैत्तिरीय और शतपथ। प्रश्न क्रमांक 71, संविधान सभा की पहली बैठक कथन वाला है। तो पहला कथन है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। ये बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया, तो ये गलत है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, कथन 1 कथन दोनों सही है, नहीं ये भी नहीं। कथन 1 कथन 2 दोनों गलत है, ये भी नहीं। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ये सी सही है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा के वो सदस्य ही थे, उन्हें बुलाया गया था, और जवाहरलाल नेहरू ने ही 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था 9 दिसंबर 1946 को। अब 72 प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी है जो बीना सागर में है। कहाँ पर है? बीना सागर में, बीना में है। मध्य प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी बीना में है। प्रश्न क्रमांक 73, भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया? तो इसका आंसर है आधारभूत ढांचा
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973 में आया था। तो ये जो मामला था 1973 का है। केशवानंद बनाम केरल राज्य, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था। बाकी भी हम देखते हैं। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये मौलिक अधिकार में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, इससे रिलेटेड था। ये 1951 में आया था। और चंपकम दो राजन बनाम मद्रास राज्य, ये भी 1951 का है, लेकिन ये आरक्षण और आर्टिकल 29(2) से संबंधित है। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये 1967 में था, लेकिन इसमें बोला गया था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इसको खारिज कर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 74, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में खालिस्तान कमेटी 1945 की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था। तो इसका आंसर है डायरेक्ट सप्रू, सर तेज बहादुर सप्रू। ये एक संवैधानिक सुधार समिति थी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 75, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका आंसर है कानूनी अधिकार। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और इसे भाग 12 में आर्टिकल 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। पहले जो संपत्ति का अधिकार था मौलिक आर्टिकल 31 के तहत था, लेकिन 44वें संविधान के तहत इसे हटा दिया गया और अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। प्रश्न क्रमांक 76, भारत में कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्र सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। कितना है? 77493 वर्ग किलोमीटर था 2021 में। ठीक है, 749। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। और परसेंट में अगर पूछे तो मिजोरम में। तो प्रतिशत के आधार पर अगर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पूछे तो मिजोरम में 85.41%। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश का है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। प्रश्न क्रमांक 77, बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रनमत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो ठाकुर रनमत सिंह को फांसी अगस्त 1859 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1859 में। और ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थे। प्रश्न क्रमांक 78, दक्षिणी दोलन इनमें से किन दो महासागरों के मध्य दोलन का प्रतिरूप है? तो इसका आंसर है प्रशांत और हिंद महासागर। ये दक्षिणी दोलन एक जलवायु घटना है जिसमें वायुमंडलीय दाब में जो उतार चढ़ाव होता है ना, उसका वर्णन होता है। प्रश्न क्रमांक 79, इनमें से कौन सा राज्य में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान 2020-21 में? तो भंडार में प्रथम स्थान था 2020-21 में कर्नाटक का और सेकंड था ओडिशा। तो 79 का आंसर है कर्नाटक। प्रश्न क्रमांक 80, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदियाँ कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसकी कुल लेंथ है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, 1465 किलोमीटर लंबाई है। फिर उसके बाद है नर्मदा। तो हमने अभी पढ़ा था दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गोदावरी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है।
और नर्मदा की लंबाई 1312 मतलब 1312 किलोमीटर है। कृष्णा की है 1400 किलोमीटर और कावेरी है 805 किलोमीटर। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। तीसरी सबसे लंबी नदी नर्मदा है और पहली सबसे लंबी नदी गोदावरी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रश्न क्रमांक 81। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस नायक की जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, इसीलिए उस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 82 है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पहला, प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली को था, ये भी सही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह, ये भी सही है। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था, ये भी सही है। बस ऑप्शन ए गलत है, ये गलत है। T20 वर्ल्ड कप 2024 बारबाडोस में खेला गया था, न कि दक्षिण अफ्रीका में। अब T20 वर्ल्ड कप ये 2024 का है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2026 भी हो गया, तो उससे रिलेटेड भी आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेना। जिसके विजेता 2026 के भी भारत थे, लेकिन उप विजेता न्यूजीलैंड थी। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया है और ये फाइनल मैच जो है अहमदाबाद में खेला गया था, लेकिन आयोजन संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका, कुछ मैच श्रीलंका में भी हुए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन थे, जिन्होंने कुल टोटल 321 रन्स बनाए थे। और प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह थे, जिन्होंने 15 रन देकर 4 विकेट लिए थे। तो T20 वर्ल्ड कप 2026 का क्या है? विजेता है भारत है, उप विजेता है न्यूजीलैंड। भारत ने न्यूजीलैंड को कितने रन से हराया? 96 रन से। आयोजन कहाँ हुआ था? भारत और श्रीलंका में। फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला गया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन थे, जिन्होंने 321 रन्स बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह थे, जिन्होंने 15 रन देकर 4 विकेट लिए थे। अब प्रश्न क्रमांक 83। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की, इसमें से कौन सा सही है? तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, ये भी सही है। जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान का निर्माण, ये भी सही है। 1 और 2 तो सही है। मध्य प्रदेश जनजाति महिला कल्याण बोर्ड की स्थापना, ये गलत है। रानी दुर्गावती की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 84। वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? तो ये सम्मान मिला है राजकुमार हिरानी को। 2024-25 में भी जिसे भी मिला होगा, आप लिस्ट एक बार चेक कर लेना। प्रश्न क्रमांक 85। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश की 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उनके उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई थी। इसमें से 3 गांव को दी गई थी, तो ऑप्शन 4 जो है घोघरा, वो नहीं है। इसका ऑप्शन घोघरा है, क्योंकि प्राणपुर, साबरवानी और लाडरपुर खास, इन तीनों गांव को पर्यटन गांव की मान्यता दी गई थी। अब प्रश्न क्रमांक 86 है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान जो है, भारत का अंतरिक्ष विमान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 87 है।
भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका डायरेक्ट आंसर है 86। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। प्रश्न क्रमांक 88 है, समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है बी, क्रमक कहलाता है। 89, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है देहरादून में है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस तो हमने पढ़ लिया, 23 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार 23 अगस्त 2024 को ही मनाया गया था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 पहुंचा था। प्रश्न क्रमांक 87, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 88 है, समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है क्या कहलाता है? क्रमक कहलाता है। ये भी ठीक है। प्रश्न क्रमांक 89, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 90, फिर से आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन आ गया है, तो आप आर्थिक सर्वेक्षण तो अच्छे से ही पढ़ लेना। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी? दो कीमत होती है, स्थिर भाव पर और प्रचलित भाव पर। तो चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? 2 गुनी, 3 गुनी, लगभग 4 गुनी। तो इसका आंसर है लगभग 4 गुनी बढ़ी है, क्योंकि 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 38,497 रुपये थी, जो बढ़कर 2023-24 में 1,40,583 रुपये हो गई। कितनी हो गई? 1,40,583 रुपये हो गई, जो लगभग 4 गुना है। प्रश्न क्रमांक 91, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों के किशोर को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें 10 से 19 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। ये भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चालू किया गया था। प्रश्न क्रमांक 92 है, विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2023 किस दिनांक को प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर है 3 अगस्त को प्रकाशित किया गया था। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई थी? नागपुर में की गई थी। कब? 2018 में। प्रश्न क्रमांक 94 है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने भीमबेटका के शैलाश्रय की खोज कब की? 1957-58 में की थी। और भीमबेटका कहाँ पर है? रायसेन में है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 95, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका लक्ष्य है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का लक्ष्य। और ये मिशन कब चालू हुआ था? 2023 में। प्रश्न क्रमांक 96 है, उचेहरा कांस्य शिल्प कला का बड़ा केंद्र है। उचेहरा कहाँ पर है? तो उचेहरा है सतना में। उचेहरा सतना में है, जो कांस्य शिल्प के बर्तन बनाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 96 है, बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? तो बाघ की चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है। बाघ की गुफा धार में है और इसकी खोज 1818 में डोंगर फील्ड ने की थी। प्रश्न क्रमांक 98 है, इनमें से कौन सी दो श्रेणियों के मध्य नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर है सह्याद्री और पूर्वी घाट के। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? सह्याद्री और पूर्वी घाट में। आप नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, ये सब देख लेना। प्रश्न क्रमांक 99, चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? भीड़ पर गोली चलाने का आदेश G.T. फिशर ने दिया था। और चरण पादुका गोलीकांड हुआ कब था? 14 जनवरी 19
1931 को, 14 जनवरी 1931 को छतरपुर में। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 100, टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?